हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का पाठ है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो इस पाठ में सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। तो पहले हेडिंग हमारी रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? संसार में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए और कोई नया गुणधर्म का पदार्थ क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए। परिवर्तन होगा तो कुछ नया पदार्थ बनेगा और उस नया पदार्थ जब बन जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। तो संसार में कोई प्रकार का परिवर्तन हो जाए और कोई नए गुणधर्म वाले पदार्थ क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर रासायनिक अपक्रिया हुई है। तो इसकी थ्योरी लिखेंगे कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नया गुणधर्म, यह लिख सकते हैं जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। नए गुणधर्म वाले पदार्थ उत्पन्न होते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कोई भी परिवर्तन हो जाए उसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ क्या हो जाए, उत्पन्न होगा। परिवर्तन होगा तो कुछ ना कुछ तो नया बनेगा, या तो अच्छा होगा या तो खराब होगा, उस पर डिपेंड करता है। तो कोई प्रकार परिवर्तन हो जाए, कोई नया गुणधर्म का पदार्थ क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है, या उसे हम क्या कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। तो जैसे लोहे में जंग लगना, ठीक है, चांदी का काला पड़ना, ठीक है। तो ये है इसके एग्जांपल। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहा हमारा अच्छा होता है, खुले में रख दो या नमी के संपर्क में रख दो तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है, मतलब उसमें मूर्छा लगने लगता है, और उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं, ठीक है। तो जैसे लोहा हमारा पहले अच्छा था, फिर बाद में परिवर्तन हो गया, तो देखो परिवर्तन होने के बाद नया गुणधर्म पदार्थ उत्पन्न हो जाता है, नहीं जंग, ठीक है, जो मूर्छा जिसे हम बोलते हैं। तो जैसे चांदी हमारी अच्छी होती है, लेकिन धीरे धीरे नमी के संपर्क में आने काली पड़ने लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नष्ट होने लगता है। तो हम कह सकते हैं कोई प्रकार का परिवर्तन हो जाए, कोई नया गुणधर्म का पदार्थ उत्पन्न हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। तो लोहे में यदि जंग लग रहा है तब भी हम कहेंगे रासायनिक अपक्रिया हो रही है। चांदी यदि काली पड़ रही तब भी हम कह सकते हैं रासायनिक अपक्रिया हो रही है। फल यदि सड़ रहे तब भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया की पहचान। तो डायरेक्ट में हेडिंग डाल रहा हूं पहचान। आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं रासायनिक अपक्रिया की पहचान। शॉर्टकट लिख दूं, रासायनिक अपक्रिया की पहचान, ठीक है। तो रासायनिक अपक्रिया की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? तो पहला ये हम कह सकते हैं कि प्रयोगों द्वारा, ठीक है। तो निम्न प्रयोगों द्वारा इसको सिद्ध किया गया है। निम्न प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया है, कि रासायनिक अपक्रिया हुई है, कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। तो प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया है कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। वो प्रयोग कौन से हैं? तो पहला नंबर रंग परिवर्तन। यदि कहीं पर भी रंग परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। जैसे आजकल बहुत सी क्रीम चली हुई है, उसको लगाने से काले लोग क्या हो जाते हैं, गोरे हो जाते हैं। या कोई भी प्रकार का रंग परिवर्तन, जैसे हम लोग दरवाजे में पेंट कर देते हैं, तो कहीं पर भी रंग परिवर्तन दिखाई दे जाए तो हम कह सकते हैं कि वहां पे रासायनिक अपक्रिया हुई है। दूसरा नंबर ताप परिवर्तन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा निरमा, जब कपड़े धोते हो तो निरमा होता है हमारा, उसे उसके पाउडर के जब हम क्या करें, हाथ में लेकर पानी में डालें तो हमको गरम गरम महसूस होता है। हम आग नहीं जलाते फिर भी गरम गरम महसूस होता है। तो ताप में परिवर्तन होता है, तो इसे हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। या तो यूरिया खाद आती है, यूरिया खाद को जब हम मुट्ठी में लेकर के पानी में डालें तो हमको ठंडा ठंडा महसूस होता है, या परफ्यूम या पेट्रोल को हाथ लेने पर ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो ताप परिवर्तन होता है, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। तीसरा नंबर हमारा अवस्था परिवर्तन। मुख्यतः हमारे पदार्थ तीन अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस।
यदि हमारा कोई पदार्थ हो, जैसे मान लो मार्कर, इसको हम गर्म करें तो ये ठोस से भी गर्म करेंगे द्रव में बदलेगा, ठीक है, तो ठोस द्रव में बदल जाए, और गर्म कर दो गैस में बदलेगा, ठीक है। तो कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, या द्रव अवस्था से गैस अवस्था में, या गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में, या द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में, मतलब एक दूसरे में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तब भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था परिवर्तन हो जाए पदार्थ का, तब भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चौथा हमारा होता है कि गैस का निकलना। गैस का निकलना, कहीं पर भी यदि गैस निकल रही है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे हमने सड़ी गली दलदली स्थानों पर देखे होंगे, ठीक है, बुलबुले के रूप में गैस निकलती है, तो खाना बनाते समय भी गैस क्या होती है, निकलती रहती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं किसी भी अभिक्रिया में यदि कहीं पर भी गैस निकल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ये हमारे 4 प्रयोग हैं, मतलब 4 प्रकार के पहचान है जिनके द्वारा हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं। इनको प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया है, जैसे रंग परिवर्तन, ताप परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन और गैस का निकलना। इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के भाग। तो ये प्रयोगों द्वारा हमें सिद्ध है, ठीक है, प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया है कि कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं। रंग परिवर्तन, कहीं पर भी किसी प्रकार का रंग परिवर्तन होता तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। ताप परिवर्तन होता है तभी हम कह सकते हैं कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कहीं पर गैस निकल रहे हैं तभी हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या हुई है, ठीक है। अगर कहीं पर भी क्या हो सकता है, अवस्था परिवर्तन, पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन, तब भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब है रासायनिक अभिक्रिया के भाग। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि इस प्रकार का आपको 2 तीर दिखाई देते होंगे रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक, एक इस प्रकार का और एक इस प्रकार का, ठीक है। इस तीर का नाम होता है, या इस चिन्ह का मतलब होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का ये चिन्ह है, फॉरवर्ड रिएक्शन का ये चिन्ह है, ठीक है। और ये हमारा उत्क्रमणीय, ये हमारे रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह होता है, ठीक है। तो ये चिन्ह हमको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, फॉरवर्ड रिएक्शन, और हमारे उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह होता है, ठीक है। तो हमारा तीर कोई भी हो, चिन्ह हमारा कोई भी हो, चाहे ये वाला उत्क्रमणीय हो चाहे अनुत्क्रमणीय हो, सदैव इधर हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है। लेफ्ट साइड क्या होता है, अभिकारक होता है। अभी अभिकारक किसे कहते हैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इधर सदैव लेफ्ट साइड क्या होता है, अभिकारक, और राइट साइड क्या होता है, हमारा उत्पाद होता है, ठीक है। इधर हमारा क्या होता है, अभिकारक, रिएक्टेंट, इधर हमारा प्रोडक्ट मतलब कि उत्पाद, ठीक। ऊपर यदि कुछ भी लिखो से क्या कहते हैं, उत्प्रेरक, कैटालिस्ट, उत्प्रेरक, ठीक। ऊपर हमारा क्या होता है, उत्प्रेरक। यदि तीर के ऊपर कुछ भी लिखो से हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। तो किसी भी अभिक्रिया में ये 3 पार्ट होते हैं, अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद। सबसे पहले हम समझें ये दोनों चिन्ह का मतलब क्या होता है। इस चिन्ह का मतलब ये होता है यदि कोई अभिकारक एक बार उत्पाद में बदल जाए तो दोबारा वो उत्पाद से अभिकारक में वापस नहीं आ सकता। इस चिन्ह का मतलब ये होता है यदि एक बार कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में वापस नहीं आ सकता। जैसे हम यदि कागज को जला दें, जल जाएगा कागज तो राख में बदल जाएगा, फिर हम राख से कागज दोबारा वापस नहीं बना सकते। तो इस चिन्ह का मतलब ये होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया चिन्ह, मतलब ये केवल एक ही दिशा में संभव होती है, ठीक है। ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट मतलब अभिकारक से उत्पाद में तो परिवर्तित हो जाएगा, पर उत्पाद से फिर अभिकारक नहीं बन सकता। तो इस चिन्ह का मतलब ये होता है। इस चिन्ह का मतलब ये होता है हम जितनी बार चाहें अभिकारक से उत्पाद, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड उत्पाद से अभिकारक में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे जल से बर्फ और बर्फ से जल, हम जितनी बार चाहें जल से बर्फ बना ले और बर्फ से क्या बना दे, जल बना ले। तो इन दोनों चिन्ह का मतलब ये होता है कि इसमें होता है कि जितनी एक बार अगर हमारा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो गया, दोबारा उत्पाद से अभिकारक में वापस नहीं आ सकता। और इस चिन्ह का मतलब जितनी बार चाहो हम अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद को अभिकारक में, ठीक है। तो इन चिन्ह का मतलब ये हो गया। अब हम बात करते हैं अभिकारक किसे कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमको बनाना है जल, तो जल बनाने के लिए हमको हाइड्रोजन गैस H2 और ऑक्सीजन गैस O2 की आवश्यकता पड़ती है। जब हम इन दोनों के बीच क्या कराते हैं, अपक्रिया कराते हैं, तो हमको क्या बनता है, जल, मतलब कि H2O,
ठीक है। तो कोई भी पदार्थ यदि हमको बनाना होता है तो उसको बनाने के लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक। ये हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया से पहले ये हमारे रासायनिक अपक्रिया के चिन्ह होते हैं। इन रासायनिक अपक्रिया से पहले मतलब कोई भी रासायनिक जैसे मान लो भी जल नहीं बना हुआ है तो जल बनाने से पहले हम जो जो पदार्थ अपक्रिया में भाग लेने के लिए रखेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे अपक्रिया में कौन कौन भाग ले रहा है, हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, तो ये दोनों हमारे क्या हैं, अभिकारक। तो हम लिख सकते हैं अभिकारक में किसी भी रासायनिक अपक्रिया से पहले भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक। जैसे हमको सब्जी बनाना होता है तो सब्जी, जैसे आलू की सब्जी बनाना तो उसको क्या करते हैं, पहले आलू टमाटर बैगन सबको काट लेते हैं। तो जिस चीज के हमको सब्जी बनाना होता है उनको सबको एकत्रित कर लेते हैं, तो सभी क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाएंगे। जब उनको हम बना लेंगे या पका लेंगे तो जो हमको बाद में प्राप्त होते क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो मैं अभिकारक की थ्योरी यहाँ पे लिख रहा हूँ। किसी रासायनिक अपक्रिया से पहले, किसी रासायनिक अपक्रिया से पहले भाग लेने वाले ठीक, किसी रासायनिक अपक्रिया से पहले भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, तो किसी रासायनिक अपक्रिया से पहले जो जो भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेंगे, जैसे मान लो कि हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, जल बना रहा है, तो ये रासायनिक अपक्रिया कंप्लीट है हमारी। ठीक है, तो इस रासायनिक अपक्रिया के होने से पहले कौन कौन है, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मान लो अभी ये नहीं हुआ है तो कौन कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया होने से पहले, तो किसी रासायनिक अपक्रिया से पहले या होने से पहले भाग लेने वाले कौन कौन भाग ले रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हमारे क्या कहलाते हैं, अभिकारक। तो हम लिख सकते हैं किसी रासायनिक अपक्रिया से पहले भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अब देखो इनकी दोनों को आपस में क्या करा जाए, अपक्रिया करा जाए तो क्या बन जाएगा, जल। तो हमारे ये तो हमारे हो गए अभिकारक, ये हमारे क्या हो गया, अभिकारक, और ये हमारे क्या होते हैं, उत्पाद। हम कह सकते हैं किसी रासायनिक अपक्रिया के पश्चात, अब देखो हमने इनके दोनों बीच अपक्रिया करा दिया, क्या बन गया, जल। तो जल हमारा क्या होगा, उत्पाद। तो किसी रासायनिक अपक्रिया के पश्चात प्राप्त पदार्थ हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे उत्पाद की थ्योरी लिख सकते हैं कि किसी रासायनिक अपक्रिया के पश्चात, प्राप्त पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अब हमारा एक और इसमें पॉइंट था, उत्प्रेरक। क्या था, उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया के वेग को जो प्रभावित करता है, प्रभावित मतलब या तो घटा देगा या तो बढ़ा देगा। जैसे मान लो हम कहीं जाना है तो हम पैदल भी जा सकते हैं, ज़्यादा दूर ना हो, लेकिन अगर हम साइकिल से जाएंगे या बाइक से जाएंगे तो थोड़ा जल्दी जाएंगे। ठीक है, या तो खराब हो गई तो और टाइम भी लग सकता है। ठीक है, तो कोई भी रासायनिक अपक्रिया को जो प्रभावित करेगा या तो घटा देगा या तो बढ़ा देगा, मतलब उसके वेग को, तो हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे मान लो हमको आग जलाना है तो लकड़ी से तो आग तो जलना है, ठीक है, लेकिन अगर हम पेट्रोल डाल दें तो आग और जल्दी हो जाएगी। ठीक है, यदि हम पानी डाल दें तो आग और देर में जलेगी, ठीक है, तो बुझ जाएगी। तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया के वेग को हम क्या कर दें, जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया के वेग को क्या करे, प्रभावित कर दे। प्रभावित मतलब या तो घटा दे या तो बढ़ा दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग को, वेग मतलब उसकी स्पीड को या तो घटा दे या तो बढ़ा दे, वेग को प्रभावित करने वाले कारक को या पदार्थ को हम कह सकते हैं, कारक को उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते
है। तो कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रही हो, यदि उस रासायनिक अपक्रिया के वेग को कोई घटा दे या बढ़ा दे तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक, जैसे हम आग जलाते हैं, ठीक, तो आग जब जलाते हैं तो उसमें यदि हम पेट्रोल या डीजल डाल देते हैं, मिट्टी तेल, तो आग और तेजी से जलने लगती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो वहाँ पे डीजल या पेट्रोल होता है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो हमारी आग जलने की स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, या तो पानी डाल देते तो स्पीड कम हो जाता है। ठीक, आई बात समझ में। तो हमारे किसी भी रासायनिक वेग को जो प्रभावित करे, घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। इसको नोट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, तो कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रही हो, ठीक है, तो उस रासायनिक अपक्रिया में जो जो भाग ले रहे हो पदार्थ, उनको सूत्र एवं प्रतीक द्वारा हम क्या कर दे, प्रदर्शित कर दे। तो जो हमको एक समीकरण प्राप्त होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। तो इसकी थ्योरी लिखते हैं कि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र एवं प्रतीक द्वारा लिख गया है, सूत्र एवं प्रतीक द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं, तो प्राप्त समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, तो जैसे मैथ में समीकरण होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, उसी प्रकार इसमें भी होता है। ठीक है, जैसे हम लिख दें एक रिएक्शन, जैसे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, तो पहले हम लिखेंगे क्या कि कोई भी रासायनिक समीकरण हो, ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, तो जो जो अपक्रिया में भाग ले रहे हो उनको सूत्र एवं प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो सूत्र सबसे पहले किसके द्वारा, सूत्र द्वारा। तो सूत्र क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस आपस में मिलके क्या बनाते हैं, जल। ठीक है, तो यह हो गया इनका सूत्र कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बनाते हैं, जल। ठीक है, अब इनका प्रतीक, तो प्रतीक हाइड्रोजन गैस का प्रतीक क्या होता है, H2, ऑक्सीजन पे क्या होता है O2, और जल का क्या होता है H2O। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेना, तो ये हमारी पूरी क्या है, एक रासायनिक अपक्रिया है। इस रासायनिक अपक्रिया में कौन कौन भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और जल। ठीक है, तो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र एवं प्रतीक द्वारा जब क्या कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। तो हमारे ये सूत्र हो गया हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और जल, और इनके प्रतीक हो गए हाइड्रोजन गैस को H2 से, ऑक्सीजन गैस को O2 से और जल को H2O से। ठीक है, तो जब सूत्र एवं प्रतीक द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं तो जो हमको एक समीकरण प्राप्त होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो इसको समीकरण हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। इसका जब हम बराबर करना चाहें, देखो इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 ऑक्सीजन, इधर कितने ऑक्सीजन, 1, तो जितने इसको 2 करना है तो हम क्या करें, 2 का गुणा। और जो कुछ भी गुणा करना होता है शुरू में गुणा करना होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, शुरू में गुणा करना होता है। यदि हम यहाँ पे 2 गुणा कर दे, 2 तो ऑक्सीजन हो गया, पर हमारे हाइड्रोजन 2 दुनाई 4, इधर हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, कितने गुणा कर दें 2 का, तो 2 दुनाई 4, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब अगली हेडिंग है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण,
तो इस समीकरण में एक नियम लगता है द्रव्यमान संरक्षण नियम, जो क्लास 9 आपने पढ़ा हो गया कि द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता क्या है कि पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जैसे हम लोग जब आटा पिसाने जाते हैं तो जितना गेहूं लेके जाते हैं उतने आटा लेके आते हैं, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाते हैं, क्योंकि द्रव्यमान को ना तो द्रव्यमान मतलब कि पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम जितना हमारा अभिकारक होगा उतने हमारा क्या होगा, उत्पाद, जितना हमारा गेहूं होगा उतने हमारा क्या होना चाहिए, आटा होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे क्या नियम लगाते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तुम कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अपक्रिया में, किसी रासायनिक अपक्रिया में, किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक अणुओं का कुल द्रव्यमान, अभिकारक अणुओं का कुल द्रव्यमान उत्पाद अणुओं के, उत्पाद अणुओं के कुल द्रव्यमान के, कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो कहने वाला द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है कि पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। तो उस नियम के अनुसार कोई भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक अणुओं का कुल द्रव्यमान, ठीक है, उत्पाद अणुओं के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अभिकारक जैसे हमारा हो गया गेहूं, उत्पाद हमारा हो गया जैसे आटा, जितना हमारा गेहूं होगा उतने हमारा आटा होना चाहिए। तो वही नियम यहाँ इसमें लगता है। ठीक, तो अभिकारक अणुओं का कुल द्रव्यमान उत्पाद अणुओं कुल द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अभी देखेंगे इधर कितने हाइड्रोजन, 2, इधर कितना, 1, बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। ठीक है, इसको बराबर करना है। ठीक, तो कभी कभी देखो जब आटा तौलते तो बराबर नहीं होता तो क्या करते हैं, उसमें अलग से डालते हैं नहीं बराबर करने के लिए। ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे, अलग से मान लो बराबर करना। तो देखो 2 हाइड्रोजन करने के लिए हमें क्या करें, 2 का गुणा, हमने 2 गुणा कर दिया तो 2 तो हाइड्रोजन हो गए, लेकिन गुणा के साथ साथ जब यहाँ पे हमने गुणा कराया तो ये पूरे में गुणा हुआ, तो 2 हाइड्रोजन साथ साथ 2 क्लोरीन, इधर देखेंगे 2 क्लोरीन पहले से मौजूद है। अब ये हमारा देखो अभिकारक जितना हमारा रिएक्टेंट है उतने हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, मतलब 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन और 2 क्लोरीन। अब ये हमारे आपस में क्या है, बराबर है, जिसे हम कह सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब अगली बात करेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। किसकी बात करेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसी में हम लिख लेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक अणुओं का कुल द्रव्यमान उत्पाद अणुओं के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता। यहाँ पे क्या लगा देते हैं, नहीं होगा। यदि बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो पहले हेड डाल के लिख लेना संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको इतना कर लेना है। ठीक है, फिर अगली हेडिंग डालना है असंतुलित रासायनिक समीकरण। उसमें क्या होता है, असंतुलित मतलब अनबैलेंस, बराबर नहीं होगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक अणु का कुल द्रव्यमान उत्पाद अणुओं के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता। जब बराबर नहीं होगा तो असंतुलित। ठीक है, तो बस बराबर नहीं होगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बराबर नहीं होता है। तो हम क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसको क्या करें, बराबर ना करें, बराबर नहीं करेंगे तो 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, देखो इधर अभिकारक में हाइड्रोजन 2 है, इधर उत्पाद में हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं तो क्या होगा, हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसी को हम कंकाली समीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण भी कहते हैं असंतुलित को। ठीक, कंकाली समीकरण। इसी को हम क्या कहते हैं, ढांचा समीकरण भी कहते हैं। ठीक, ढांचा समीकरण, इसको 3 नामों से जाना जाता है, कंकाली समीकरण, ढांचा समीकरण और क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसे नोट कर सकते हो। अगली हेडिंग हमारी रासायनिक अपक्रिया के प्रकार।
रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रिया का पहला प्रकार है हमारा संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया या इसी के एक नाम से और जाना जाता है योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया या इसी को हम योग अपक्रिया, योगात्मक बात एक है, इसे कहते हैं। ठीक है, तो संयोजन अपक्रिया होता क्या है कि हम दो या दो से अधिक अभिकारक को मिलकर, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर, जैसे देखो हमारे ये मार्कर है, ये मार्कर का कैप हो गया, हमारा मार्कर हो गया, ये भी अभिकारक है, कैप अलग है, मार्कर अलग है, ये आपस से मिलके केवल क्या बन जाए, एक उत्पाद बन जाए। ठीक है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं संयोजन अपक्रिया। ठीक है, तो इसकी थ्योरी लिख सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, एकल मतलब कि केवल एक उत्पाद होना चाहिए। ठीक, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल कितने उत्पाद निर्माण करें, केवल एक उत्पाद का निर्माण करें। ठीक है, जैसे अभी आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कितने अभिकारक हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो हो गए। ठीक है, ये आपस मिलकर केवल क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, और जल देखो केवल अकेला है, अगर और कुछ प्लस करके लिखा होता तो हो जाते दो, तभी केवल क्या है, अकेला है कि नहीं। देखो इधर दो लोग मिलकर केवल क्या करते हैं, एक का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो सब हम क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया। इसे बैलेंस कर दें, दो हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन, दो, इधर कितने, एक। तो जब इसको दो करना है तो दो का गुणा, जब भी बराबर करना है तो गुणा शुरू में ही कराना है। ठीक, जब दो गुणा करा देंगे तो दो तो ऑक्सीजन हो जाएगा, पर हाइड्रोजन दो दुनाई चार, और यहाँ पे हम कितने गुणा कर दें, दो का दो दुनाई चार। तो देखो दो अभिकारक मिलकर क्या कर रहे हैं, एक उत्पाद निर्माण कर रहे हैं, केवल एक उत्पाद का। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया। ठीक है, अगला एग्जांपल जैसे हमारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, जब हम सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में क्रिया करा देते हैं तो हमको खाने का सोडा प्राप्त होता है, NaHCO3। ठीक है, तो देखो दो या दो से देखोगे तीन अभिकारक हो गए, देखो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड, और आपस में ये क्रिया करके क्या बना देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं जब हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, इसको हम जल में डाल दें और उसके हम जब जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमको खाने का सोडा प्राप्त होता है। लेकिन हमको यहाँ पे संयोजन अपक्रिया के थ्रू पढ़ना है, तो जब हम सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड कराते हैं तो हमको खाने का सोडा प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। इसको बैलेंस करना है। ठीक है, इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट शुद्ध बनाना हमने सिखाया है। ठीक है, और इसे हम क्या कह सकते हैं, खाने का सोडा, खाने का सोडा, इसे हम बराबर करना है। ठीक है, खाने का सोडा, तो कितने सोडियम है, दो सोडियम, इधर कितने हैं, एक, तो दो गुणा कर दें यदि हम तो दो सोडियम हो जाएंगे। अब देखो कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो गुणा किया तो ये सब दो दो हो गए कि नहीं, तो दो हाइड्रोजन, इधर देखेंगे दो हाइड्रोजन, इधर देखो कितने कार्बन, दो कार्बन, दो गुणा के दो कार्बन हो गए, इधर देखो एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे। ऑक्सीजन देखेंगे दो तिहाई छह, देखो तीन दूनी छह ऑक्सीजन, इधर देखेंगे कितने, तीन यहाँ पे हैं और दो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तीन एक चार, चार दो छह। ठीक है, बराबर हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया। ठीक है, नोट कर सकते हैं इसे। अगला, यदि आप संयोजन समझ चुके हैं तो बिल्कुल इसका विपरीत हमारा क्या होता है, वियोजन अपक्रिया। ठीक है, तो दूसरा नंबर हमारा है वियोजन अपक्रिया। वियोजन
अपक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक अभिकारक होता है और वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद प्राप्त करती या उत्पन्न करता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक बिल्कुल ये संयोजन का विपरीत होता है। एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है या प्राप्त बनाता है, कह सकते हैं उत्पन्न करता है। ठीक, या बनाता है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वियोजन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट गए। जैसे मान लो इक्वल मार्कर है, ठीक है, अभी इसको हम तोड़ दें तो देखो कैप अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक क्या करता है, उत्पाद उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया। अब वियोजन अपक्रिया कई के प्रकार होते हैं, तो वियोजन अपक्रिया के प्रकार तो वियोजन अपक्रिया तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार हमारा है उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन मतलब ये होता है कोई पदार्थ हो उसको हम क्या करें, गर्म कर दें। ठीक है, कोई पदार्थ है उसको हम क्या करें, गर्म कर दें, और गर्म करने से क्या हो जाए, वो टूट जाए। ठीक है, तो उसमें क्या कहेंगे, उष्मीय वियोजन। जैसे अभी आपने संयोजन में पढ़ा था कि हम जब सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड के आपस में क्रिया कराते हैं तो खाने का सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम क्या करें, उसी सोडियम बाइकार्बोनेट को मतलब कि NaHCO3 को हम क्या करें, गर्म करें। ठीक है, तो जिससे मिलके बना था उसी में टूट जाएगा, मतलब सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस CO2। तो देखो एक अभिकारक है, टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद दे रहा है। ठीक है, वो भी किसके कारण, उष्मा के कारण। ये हमारे हीट का चिन्ह है, ताप का चिन्ह है। ठीक, मतलब जब हम गर्म कर रहे हैं तब टूट रहा है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि ऐसी वियोजन अपक्रिया जिसे पूर्ण या संपन्न होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। उष्मा मतलब ताप की, उष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब हम उष्मा देंगे तब वो टूटेगा, मतलब। ठीक है, तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या कर दे, गर्म कर दे, तो सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, मतलब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर दें, दो गुणा कर दे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा वियोजन अपक्रिया है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन मतलब विद्युत धारा दें और तब वो टूट जाए। ठीक है, और टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद उत्पन्न करें। ठीक, तो पहले थ्योरी लिख लेते हैं कि ऐसी अपक्रिया, या लिख सकते हैं ऐसी वियोजन अपक्रिया जिसे पूर्ण होने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ती, मतलब बिजली दो उसमें। ठीक है ना, विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ती है, विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो विद्युत धारा की आवश्यकता, जैसे हम देखो जल में
क्या करते हैं, जल में हम क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा यदि हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो अपने अवयव में टूट जाएगा, जिससे मिलकर बना था। तो किससे मिलकर बना था जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना था कि नहीं। ठीक, तो जब हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो वह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है, मतलब एकल अभिकारक टूट गए। देखो दो भागों में, इसमें दो से अधिक भाग थे, इसमें दो भाग में। उसमें कह रहा वियोजन अपक्रिया में कि ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है। तो देखो हमने जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया, दो उत्पाद मिले कि नहीं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो जिसमें विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ती है क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन। बैलेंस कर दें इसको, दो हाइड्रोजन, इधर कितने ऑक्सीजन, दो, इधर कितने, एक, तो दो का गुणा कर दें तो दो तो ऑक्सीजन हो गए, दो दुनाई चार हाइड्रोजन, दो दुनाई चार हाइड्रोजन। इसके बाद हमारा तीसरा वियोजन अपक्रिया है प्रकाश वियोजन। तीसरा हमारा क्या है, प्रकाश वियोजन। प्रकाश वियोजन मतलब कि ऐसी वियोजन अपक्रिया जिसे पूर्ण होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो लिख सकते हैं कि ऐसी वियोजन अपक्रिया जिसे पूर्ण होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, प्रकाश वियोजन। जैसे हमारा सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड हम क्या कर दें, प्रकाश की उपस्थिति में रख दें, या हम यहाँ पे प्रकाश लिख सकते हैं या तो Hv लिख दें। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश को हम Hv से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो हम सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं या प्रकाश में रख देते हैं, तो इसमें जो क्लोरीन होता है वो क्लोरीन गैस बन के बाहर हो जाता है। क्लोरीन गैस क्या होता है, Cl2। ठीक, तो अगर यहाँ से क्लोरीन गैस निकल जाएगी तो फिर केवल क्या बचेगा, Ag बचेगा, मतलब सिल्वर बचेगा केवल, और हमारा सिल्वर क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो जब हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, ठीक है, तो हमारा जो क्लोरीन होता है वो क्लोरीन गैस बन के बाहर हो जाता है और हमारा सिल्वर क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो एकल अभिकारक इसे हम क्या कह सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ठीक, और ये हमारा क्या, क्लोरीन गैस हमारा क्या है, सिल्वर है। ठीक, चांदी। ठीक, तो जो सिल्वर क्लोराइड को हम सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में रख देते हैं, यहाँ पे हम सूर्य का प्रकाश भी लिख सकते हैं, आप लिख करके लिख सकते हो कि सूर्य का प्रकाश, हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख देते तो हमारे यहाँ से क्लोरीन गैस बाहर हो जाता है और सिल्वर क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो प्रकाश के कारण देखो वियोजन हुआ कि नहीं, टूटा। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, प्रकाश वियोजन अपक्रिया। ठीक है, आज